हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, एज वी हैव स्टार्टेड आवर न्यू जर्नी ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। इस एग्रीकल्चर मार्केटिंग के फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया कि व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स और डिफेक्ट्स जनरली फाइंड इन द रिस्पेक्ट और इन कंसर्न विद द एग्रीकल्चर मार्केटिंग। जैसे हमने देखा टू मेनी मिडिल मैन्स का प्रॉब्लम था, वेयर हाउसिंग का प्रॉब्लम था, फाइनेंस का प्रॉब्लम था, मार्केटिंग का प्रॉब्लम था, ग्रेडिंग का प्रॉब्लम था, पैकिंग का प्रॉब्लम था, कोऑपरेटिव फार्मिंग का नॉलेज उनको नहीं था, प्लस डिस्ट्रेस सेल था। तो सो मेनी प्रॉब्लम्स वर फेस्ड बाय एग्रीकल्चर सेक्टर। अब आज हम देखेंगे कि ये जो प्रॉब्लम और डिफेक्ट्स हमने डिस्कस तो कर लिया बच्चों, आज हम देखेंगे कि व्हाट आर द गवर्नमेंट मेजर्स टेकन टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग। प्रॉब्लम्स के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कौन कौन से मेजर्स लिए हैं जो हम आज बहुत ईजिली समझ लेंगे। एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज़ अवर मेन मोटो। नाउ आज हम देखेंगे कि इस एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थे उनका सॉल्यूशन हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या निकाला। जैसे पहला हमने देखा था प्रॉब्लम्स ऑफ अनफेवरेबल मंडीज। याद है हमने डिस्कस किया कि जनरली जो हमारी एग्रीकल्चर रूरल क्रेडिट की रिपोर्ट है उस सर्वे ने हमें बताया था कि मंडीज जो हैं दे आर नॉट इन फेवरेबल ऑफ द फार्मर्स। यानी हमारे जो फार्मर्स हैं वो अपने प्रोड्यूस को, अपने फूड ग्रेन्स को अनफेवरेबल टर्म्स पे सेल करते हैं या अनफेवरेबल टाइम पे सेल करते हैं या अनफेवरेबल पर्सन्स को सेल कर देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप जो है वो हमारी गवर्नमेंट ने लिया कि टू प्रोवाइड द रेगुलेटेड मार्केट। हमारे फार्मर्स के लिए रेगुलेटेड मार्केट्स, मंडी जो है वो प्रोवाइडेड होनी चाहिए, सो दैट ये जो फार्मर्स हैं दे शुड नॉट बी फोर्स्ड टू गो फॉर डिस्ट्रेस सेल। यानी वो घाई में अपने प्रोडक्ट्स को सेल नहीं करें, क्योंकि व्हेन दिस रेगुलेटेड मार्केट विल बी प्रोवाइडेड देम तो एटलीस्ट उनको बहुत ही एक फेवरेबल सराउंडिंग, एक बहुत ही अच्छा इनेबल इन्वायरमेंट मिलेगा। प्लस ऐसे जब उनके फार्मर्स के सपोर्टिव के लिए इस तरह की मंडीज़ या मार्केट प्रोवाइडेड होते हैं तो उन्हें उनके साथ साथ वेयर हाउसिंग की भी फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइडेड होती है। तो रेगुलेटेड मार्केट जो है दे आर एडमिनिस्ट्रेटेड, इट इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ मार्केट कमेटी। ये मार्केट कमेटीज़ के थ्रू पूरी तरह से उनको कंट्रोल किया जाता है, मैनेज किया जाता है और ये प्रोटेक्ट करता है द फार्मर्स फ्रॉम द ऑल द माल प्रैक्टिसेस। जितने भी यू नो दैट ट्रेडर्स हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, ब्रोकर्स हैं, इनकी सब माल प्रैक्टिसेस से प्रोटेक्ट करता है, प्रिजर्व करता है कौन? हमारे रेगुलेटेड मार्केट। यानी पूरा फार्मर्स को बेनिफिट देता है ये रेगुलेटेड मार्केट। तो इसके लिए रेगुलेटेड मार्केट दे आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय मार्केट कमेटी एंड स्पेशली दे विल प्रोटेक्ट फार्मर्स का फुल इंटरेस्ट फ्रॉम द ट्रेडर्स, मिडलमैन, ब्रोकर्स, उन सब से उनको प्रोटेक्ट करता है। अब इससे हम मेन फंक्शन जो है इस रेगुलेटेड मार्केट के वो देखेंगे बच्चों। पहला है फिक्सिंग द मार्केट का कॉस्ट। मार्केट का क्या कॉस्ट होना चाहिए, यानी उनका प्रोक्योरमेंट कॉस्ट जो है, प्राइस जो है वो भी डिसाइड कर लेते हैं। यानी पूरा कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड विद देयर प्राइस वो भी कंट्रोल होता है थ्रू रेगुलेटेड मार्केट। तो ये भी हमारे किसानों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि एटलीस्ट दे विल गेट द रेम्यूनरेटेड प्राइस। क्योंकि अगर वो ब्रोकर्स और मिडिल मैन से बच जाते हैं, ट्रेडर्स से बच जाते हैं, तो एटलीस्ट उनका जो हमने देखा था एक्सेस मिडिल मैन होने की वजह से more than 40% of their prices are grabbed by all these middlemen। तो एटलीस्ट उनका प्रॉफिट लेवल बढ़ेगा, उनकी इनकम लेवल बढ़ेगी, हमारे किसानों की इकोनॉमिक पोजीशन इम्प्रूव होगी। तो नंबर 1 रेगुलेटेड मार्केट इट ऑलवेज ट्राई टू हेल्प इन फिक्सिंग द मार्केट कॉस्ट। नंबर 2 फिक्सिंग द प्राइस ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स। जितने भी फार्म के प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइस फिक्स करने में भी उनको मदद करते हैं, क्योंकि हमने देखा था किसानों को मार्केट की इंफॉर्मेशन नहीं है। क्योंकि बहुत बार ऐसा रहता है कि दे आर नॉट कनेक्टेड विद द अर्बन एरियाज़ का डिमांड, अर्बन एरिया में क्या प्राइस चल रहा है, वहाँ के मार्केट की कंडीशंस क्या हैं,
या एक्सपोर्ट लेवल की क्या डिमांड है, उन्हें उतना नॉलेज नहीं रहता है। फॉर दैट सेक दीज मार्केट्स विल हेल्प देम टू डिसाइड द फॉर्म का प्रोडक्ट्स, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइस को सुटेबल लेवल पे अप्रोप्रिएट प्राइस पॉलिसी जो है वो हमेशा गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है। तो एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइसेस आर फिक्स्ड बाय दीज रेगुलेटेड मार्केट। थर्ड, एंश्योर द करेक्ट वेट एंड मेजर्स, ये भी ध्यान दिया जाता है, यानी किसानों को एक ट्रेनिंग भी दी जाती है, उन्हें सिखाया भी जाता है, और उसके साथ साथ ये भी इंश्योर करते हैं कि दे विल प्रोवाइड द प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स फॉर द कंज्यूमर आल्सो एज वेल एज फॉर फार्मर्स आल्सो। यानी फार्मर्स से भी वो जब फूड ग्रेन्स लेते हैं तो बराबर उनका मेजर करते हैं, उनका वेट कितना है, कितना वज़न लिया, फिर उनके हिसाब से प्राइस है, फिर उनको कितना हमें रेवेन्यू देना चाहिए, each and everything as per the proper weight, as per the proper measures, all the suitable measures are taken by these regulated market, ताकि किसानों के साथ कोई भी इनजस्टिस नहीं हो, जैसे ब्रोकर्स और मिडलमैन करते हैं कि उन्होंने वन लॉट में ले लिया और लमसम उनको पेमेंट कर दिया। तो ये इस तरह की जो एक्सप्लॉयटेशन है, माल प्रैक्टिसेस हैं, वो रेगुलेटेड मार्केट में नहीं होता। नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड द स्टोरेज का फैसिलिटीज़ टू द फार्मर्स, वो फार्मर्स को स्टोरेज की भी फैसिलिटी देता है। जब तक उनके प्राइसेस मार्केट में उन्हें मिले तब तक उनको सूटेबल स्पेस जो है वो प्रोवाइडेड होता है। जब तक मंडीज़ में इंस्पेक्शन जो हो प्रॉपरली हो, उनकी ग्रेडिंग हो, उनको स्टैंडर्डाइजेशन में जाना है, वो प्रोसेस में जाना है, प्रॉपरली उनको हर एक लेवल पे सर्विसेज प्रोवाइड करते समय गाइडेंस भी दिया जाता है, कंसल्टेंसी सर्विसेज भी दी जाती हैं। तो इस तरह की बेटर फैसिलिटीज़ जो हैं वो इस रेगुलेटेड मार्केट में दी जाती है। तो स्टोरेज फैसिलिटीज़ भी दी जाती हैं। दैन सॉल्विंग द डिस्प्यूट, बहुत बार ये रहता है कि अगर मार्केट में सपोज़ कोई ग्रीवियंसेस हो गया तो ये एक्ट करता है रीड्रेसल के फॉर्म में, यानी वो उन्हें कॉम्पनसेट करता है, या सपोज़ कोई डिस्प्यूट हुआ तो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में ये हमारे रेगुलेटेड मार्केट हमेशा फार्मर्स को सपोर्ट करता है। तो सबसे पहला रेमेडियल मेजर जो है जो हमारे गवर्नमेंट ने ले लिया, दैट इज़ दे हैव सेट अप द रेगुलेटेड मार्केट। एटलीस्ट ये स्टेचुटरी बॉडीज़ जो रहेगी, दे विल ऑलवेज ट्राई टू प्रोटेक्ट आवर फार्मर्स फ्रॉम द ऑल द एक्सप्लॉयटेशन फ्रॉम द मिडलमैन कहें, ब्रोकर्स कहें, या ट्रेडर्स कहें, या कमीशन एजेंट कहें, जो उन्हें चीट करने की कोशिश करते हैं, उनसे उनको फुल्ली प्रोटेक्ट करते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट है डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, अगर डायरेक्टोरेट वर्ड आपको नहीं समझ में आता है तो ऑर्गेनाइजेशन भी आप लिख सकते हो बच्चों। तो डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, ये भी एक सेपरेट बॉडी जो है वो हमारी गवर्नमेंट ने सेटअप किया। ये फॉर व्हाट पर्पस सेटअप किया, ताकि फार्मर्स की प्रोडक्शन बढ़े, ना सिर्फ उनकी प्रोडक्शन बढ़े लेकिन उनके प्रोडक्ट्स को प्रॉपरली इंस्पेक्ट करना, और अगर उनकी क्वालिटी बेटर है तो उन्हें बेटर प्रोवाइड जो प्राइसेस हैं वो प्रोवाइड करना। तो ये सब मेन फंक्शंस थे ऑफ द डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। अब मेन फंक्शंस क्या थे इनके? नंबर 1, ये जो हमारा इंस्पेक्शन और मार्केटिंग का ऑर्गेनाइजेशन था, इनका मेन काम था टू रेगुलेट द मार्केट प्रैक्टिसेस, यानी मार्केट की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको रेगुलेट करना है, कैसे उनसे प्रिक्योर करना है, कैसे अर्बन एरियाज़ में उन्हें प्रोवाइड करना है, उनसे रिलेटेड अगर फार्मर्स को जो रेगुलर उनकी नीड्स हैं उन्हें प्रोवाइड करना। अगर हमें उनकी क्वालिटी को और बेटर बढ़ा सकते हैं तो बेटर सीड्स हो, बेटर फर्टिलाइज़र्स हो, या बेटर पेस्टिसाइड्स हो, उनका उन्हें गाइडेंस देना, कंसल्टेंसी देना, ताकि उनकी क्वालिटी बढ़े। या इट फिक्सेस द ग्रेड एंड स्टैंडर्ड्स, वो उनके ग्रेड और स्टैंडर्ड्स को फिक्स करने में मदद करते हैं। थर्ड, इट अंडरटेक इंस्पेक्शन ऑफ क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स, और वो उनकी इंस्पेक्शन करने में भी उनकी मदद करते हैं, जैसे हमने कहा ग्रेड्स और स्टैंडर्डाइजेशन, क्योंकि वी नो दैट कि ग्रेडिंग एक प्रोसेस होता है
और ग्रेडिंग से और स्टैंडर्डाइजेशन से उन्हें पता चलता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ देयर एग्रीकल्चर गुड्स, क्योंकि यही एक फर्स्ट स्टेप है, दैट इज़ अ ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन, जो उनके जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, एग्रीकल्चर गुड्स हैं, उनकी वैल्यू या प्राइस फिक्स करने में उन्हें हेल्प करता है। क्योंकि जितनी क्वालिटी अच्छे स्टैंडर्ड की होगी, अच्छे ग्रेड की होगी, उतनी प्राइस अच्छी होगी, यानी हायर प्राइस दे विल फेच इट। तो इसके लिए हमेशा इट विल अंडरटेक द इंस्पेक्शन ऑफ क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स, क्योंकि अगर फार्मर्स के प्रोड्यूस की क्वालिटी बहुत अच्छी है तो जितनी अच्छी क्वालिटी उतने अच्छे प्राइसेस उन्हें दिलाना, ये मेन काम रहता है डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन का। और एक हम देखते हैं कि इनका मेन फंक्शन है, इट अंडरटेक द मार्केटिंग रिसर्च एंड सर्वे। ये भी साइड बाय साइड हमने जनरली देखा है कि ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो किसानों के लिए रिसर्च भी कंटिन्यू करता है, कंडक्ट करता है। रिसर्च रिगार्डिंग व्हाट? अब रिसर्च के केस में जनरली वो उन्हें हेल्प करते हैं कि डिफरेंट मार्केट्स उन्हें प्रोवाइड करके देना, या डिफरेंट उन्हें टेक्नोलॉजी से अवेयर करवा के देना, डिफरेंट सीड्स और फर्टिलाइजर्स का नॉलेज उन्हें प्रोवाइड करना, या डिफरेंट सर्वे भी करना कि उनके प्रोडक्ट्स को और कहाँ पे वो लिंकअप कर सकते हैं और उनके प्रोडक्ट्स को कहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी उन्हें बड़ा एक्सपोजर देना टुवर्ड्स द मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। तो इस तरह से ये मार्केटिंग और इंस्पेक्शन का जो डायरेक्टोरेट है यानी ऑर्गेनाइजेशन है, वो किसानों के वेलफेयर के लिए काम करता है, उन्हें पूरा नॉलेज देता है, यानी प्रोडक्शन से लेके सेलिंग तक जितनी भी एक्टिविटीज़ आती हैं, चाहे वो वेयर हाउसिंग, उसके बीच में स्टोरिंग है, पैकिंग है, ग्रेडिंग है, स्टैंडर्डाइजेशन है, उन सब का नॉलेज जो है उन सब में उनको हेल्प करता है इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि हमने 4 फंक्शंस देखे। पहला फंक्शन ये रेगुलेट करता है उनके माल जो मार्केट की प्रैक्टिसेस हैं, यानी ट्रांसपोर्टेशन हो, वेयर हाउसिंग हो, क्रेडिट फैसिलिटीज़ हो, उन्हें स्मूथ कर देता है। उसके साथ साथ उन्हें ग्रेड्स और स्टैंडर्डाइजेशन में भी हेल्प करता है। थर्ड, उनकी इंस्पेक्शन यानी जो उनकी क्वालिटी है उनको इंस्पेक्ट करवाने में भी उनकी मदद करता है। नंबर 4, इट आल्सो अंडरटेक द मार्केटिंग रिसर्च एंड सर्वे। उनमें भी उन्हें गाइड करता रहता है कि किस तरह से नए नए टेक्निक्स को, न्यू टेक्नोलॉजी को वो अडॉप्ट करके अपने प्रोडक्टिविटी को और बढ़ा सकते हैं, अपनी इनकम लेवल को और बढ़ा सकते हैं। तो हर तरह से वो उनको मदद करते हैं। नॉट ओनली दैट, लेकिन उसके साथ साथ वो सर्वे भी करते हैं कि और कहाँ पे दे विल गेट द बेटर प्राइसेस फॉर देयर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, और कहाँ पे उन्हें नए कस्टमर्स मिलेंगे, बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स मिलेंगे, क्योंकि इनकी क्वालिटी अच्छी है। ग्रेडिंग के बाद दे विल कम टू नो अबाउट देयर ग्रेड्स, देयर क्वालिटी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ देम दे विल गाइड देम कि उनकी क्या अप्रोप्रिएट प्राइस वो फिक्स कर सकते हैं। उनके प्राइस फिक्सेशन में भी वो उनको हेल्प करते हैं। तो इस तरह से ये सेकंड रेमेडियल स्टेप जो है वो हमारी गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है, दैट इज डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट, थर्ड है कमोडिटी बोर्ड्स। अब जब हम कमोडिटी बोर्ड्स की बात करते हैं बच्चों, तो ये हमेशा फार्मर्स के लिए बहुत यूज़फुल रोल प्ले करती हैं। यानी फार्मर्स को कैसे अपने आउटकम को बढ़ाना है, प्रोडक्शन को बढ़ाना है, प्लस मार्केटिंग स्किल को कैसे अपग्रेड करना है, कैसे इम्प्रूव करना है, वो पूरा गाइडेंस, पूरा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है वो कमोडिटी बोर्ड्स देती हैं। अब जनरली हम देखते हैं कि 9 कमोडिटी बोर्ड्स आर देयर। अब 9 कमोडिटी बोर्ड्स में हम देखते हैं जैसे टी बोर्ड है, वो उनके लिए स्पेशली कैसे टी प्लांटेशन में उन्हें हेल्प करना, कौन से न्यू टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना। वैसे ही सिमिलर हम देखते हैं कॉफ़ी बोर्ड है, रबड़ बोर्ड है, सिल्क बोर्ड है, कोकोनट बोर्ड है, टोबैको बोर्ड है, या स्पाइसेस का स्पेशली अलग से बोर्ड है, क्वायर बोर्ड है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है। ये 9 बोर्ड्स हैं, लेकिन जनरली हम देखते हैं कि 5 स्टैट्यूटरी कमोडिटी बोर्ड्स हैं। दे आर वर्किंग अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स।
5 स्टेचुटरी कमोडिटी बोर्ड्स हैं, कंपल्सरी बोर्ड्स हैं, दे आर वर्किंग अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। नाउ ये बोर्ड्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर व्हाट, to increase the productivity of farmers, how to develop the different techniques and strategy in the agriculture areas, and how they will help the farmers to increase their export। और ख़ास करके 5 बोर्ड्स की मैंने बच्चों बात बताई, जैसे टी बोर्ड है, कॉफ़ी का बोर्ड है, रबर का बोर्ड है, स्पाइसेस का बोर्ड है, और 5th वन है टोबैको। ये 5 स्टैट्यूटरी बोर्ड्स हैं, टी, कॉफ़ी, रबर, स्पाइसेस एंड टोबैको। ये 5 बोर्ड्स हैं जो स्पेशली डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इसके नीचे काम करते हैं, एक ऑटोनॉमस बॉडी है, वो उनके नीचे काम करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वो एफर्ट्स लेते हैं कि वो फार्मर्स को गाइड करें, इम्प्रूव करें उनकी प्रोडक्टिविटी को, और उनके प्रोडक्ट्स को इतना बढ़ाएं कि उन्हें एक्सपोर्ट कर भी करें, वहाँ से भी उनके रेवेन्यूज़ को इंक्रीज़ करने में मदद करते हैं। तो इस तरह से कमोडिटी बोर्ड्स जो हैं वो एक स्पेशल रोल प्ले करते हैं टू इंक्रीज़ द प्रोडक्टिविटी ऑफ फार्मर्स, यानी उन्हें मार्केटिंग स्किल्स सिखाना, उन्हें एक्सपोर्ट में मदद करना, उन्हें ग्रेडिंग और पैकिंग में मदद करना। तो काफ़ी चीज़ों में ये जो बोर्ड्स रहते हैं दे आर स्पेशलाइज्ड इन दैट प्रोडक्ट। तो उनके लिए क्या सूटेबल टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से पैकिंग मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, ये सब जो उनको ट्रेनिंग है ये बोर्ड्स उन्हें देते हैं। यानी प्रोडक्शन कैसे बढ़ानी है, कैसे डेवलप करनी है, कैसे क्वालिटी बढ़ानी है, कैसे क्वांटिटी बढ़ानी है, कैसे एक्सपोर्ट बढ़ाना है, ये सब गाइड करता है ऑल दीज कमोडिटी बोर्ड्स। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है 4th क्रेडिट फैसिलिटीज़। अब ये क्रेडिट का जो प्रॉब्लम है वो रूरल एरियाज़ में तो हम जनरली देखते ही हैं बच्चों कि जो क्रेडिट है वो किसानों को ज़्यादातर हम देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस हैं, जैसे हमने देखा मनी लेंडर से, ब्रोकर से, ट्रेडर से, लैंडलॉर्ड से या रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से ज़्यादा वो लेते हैं, जबकि इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज भी उन्हें क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि मेजॉरिटी ऑफ स्मॉल फार्मर्स हो या मार्जिनल फार्मर्स हो, दे आर नॉट गेटिंग दीज फैसिलिटीज़ डायरेक्टली फ्रॉम द इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। क्यों? बहुत सारे रीजनिंग है, रेड टेपिज्म है, या हम जनरली देखते हैं काफ़ी डिले इन द प्रोसीजर्स हैं, या काफ़ी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, या उनको सिक्योरिटी देने के लिए उनके पास कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं है, कोई उनके पास एग्रीमेंट साइन करने के लिए उनके पास प्रॉपर जो है मॉर्गेज रखने के लिए कुछ भी नहीं है, ना उनके पास गोल्ड है, ना लैंड है, ना कैटल है। तो समवेयर दे आर हैविंग द प्रॉब्लम कि उनको क्रेडिट फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है। तो हमने देखा था प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। तो प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस को सॉल्व करने के लिए हमने चैप्टर भी डिस्कस किया एग्रीकल्चर फाइनेंस, जिसमें हमने देखा कि बहुत से इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस को हमारी गवर्नमेंट इनकरेज करती है कि वो अपने सर्विसेज को, अपने ब्रांचेस को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपांड करें, खास करके कमर्शियल बैंक्स हो, खास करके रूरल रीजनल बैंक्स हो यानी आरआरबी हो, या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हो, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हो, स्टेट गवर्नमेंट है, नाबार्ड का रोल हमने देखा। ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हमने देखी, इनका मेन पर्पस है स्मॉल फार्मर्स को, मार्जिनल फार्मर्स को मैक्सिमम क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, और वो भी एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये भी हमारे गवर्नमेंट की आफ्टर 1991 के बाद तो हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सी ब्रांचेस जो हैं वो फॉर रूरल डेवलपमेंट के लिए स्टार्ट की हैं, और स्पेशली जो आरआरबीज़ हैं या स्टेट कोऑपरेटिव हैं या हम सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं, इनका रोल हम देखते हैं काफ़ी एक्सपांड हो गया है। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स जो हैं वो रूरल एरियाज़ को प्रोवाइड किया है। जैसे एक एग्जांपल हम जनरली देखते हैं कि इन 2016 और 17 में लगभग 10.66 लाख करोड़ 10.66 लाख करोड़ का जो फंडिंग था यानी क्रेडिट जो था, इट वाज प्रोवाइडेड इन द रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ को इतनी क्रेडिट जो है वो सैंक्शन की गई इन 2016 एंड 17 और 17 के ईयर में
हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि इतना हमारी गवर्नमेंट ने एफर्ट्स डाला कि हमारे इस रूरल एरियाज़ को, इन एग्रीकल्चर्स को, इन कल्टीवेटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट फैसिलिटीज़ की हेल्प दी जाए, ताकि उनकी इस जितनी भी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उनको सेटिस्फाई किया जाए, जितनी भी शॉर्ट टर्म लोन की रिक्वायरमेंट है उनको सेटिस्फाई किया गया। और इसके लिए जैसे मैंने एक फिगर बता दिया कि 10.66 लाख करोड़ का जो रूरल क्रेडिट है वो इस साल सैंक्शन किया गया और उनको प्रोवाइड किया गया, यानी किसानों के नीड्स को उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी सेक्टर में लिया। तो ये भी एक बेस्ट सपोर्ट दिया गया टू द रूरल एग्रीकल्चर सेक्टर। नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग का फैसिलिटी। अब हमने देखा था बच्चों कि आफ्टर द हार्वेस्ट हमारे किसानों को होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, पॉवर्टी की वजह से, इंडेप्टेडनेस की वजह से, या उनकी खुद की फाइनेंशियल नीड्स की वजह से दे आर कंपेल्ड एंड फोर्स्ड फॉर द डिस्ट्रेस सेल, यानी फोर्स्ड सेल। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, उन्हें फ़ंड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो और प्लस वेयर हाउसिंग में रखने के लिए उनके पास फिर जो वेयर हाउसिंग का पेमेंट देना पड़ेगा वो भी उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो सम टाइम वेयर हाउसिंग का भी उनको प्रॉब्लम था। इसके लिए गवर्नमेंट ने 1957 के बाद रूरल गोडाउन की फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की। अब 1957 में हमारी गवर्नमेंट ने सेटअप किया सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन यानी CWC, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन CWC। यहाँ पे उन्होंने प्रोवाइड किया जहाँ पे किसानों को बैकवर्ड और रूरल एरियाज़ में अपने फूड ग्रेन्स रखने के लिए एक स्पेस दिया जाएगा, वो भी एट अ रीजनेबल रेट्स। नॉट ओनली दैट बट इसी गाइडलाइन पे अभी मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स में स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन जो है, स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, जब हम कहते हैं स्टेट वेयर हाउसिंग यानी SWCs जो हैं वो काफ़ी सेटअप की गई हैं ताकि किसानों को मैक्सिमम वेयर हाउसिंग की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए और वो भी रीज़नेबल रेट्स पे। तो वेयर हाउसिंग का भी प्रॉब्लम लगभग मेजॉरिटी ऑफ द एरियाज़ में मैक्सिमम स्टेट्स ने सॉल्व कर दिया है और वो भी एट अ रीज़नेबल रेट्स पे, ताकि किसानों को डिस्ट्रेस सेल नहीं करना पड़े, ताकि किसानों को भी एक प्रॉपर स्पेस मिल पाए जहाँ पे वो अपने प्रोड्यूस को बचा सकें, क्योंकि उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी डैमेज नहीं होनी चाहिए। हमने पढ़ा था रैट्स की वजह से, रेन की वजह से या इंसेक्ट की वजह से डैमेज हो जाती है। अगर उनके पास वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ नहीं हैं तो ये फैसिलिटीज़ उन्हें मिलनी चाहिए ताकि उनके फूड ग्रेन्स जो है वो डैमेज नहीं हो, वो स्पॉइल नहीं हो। तो वेयर हाउसिंग फैसिलिटी वो भी रीज़नेबल रेट पे हमारी गवर्नमेंट हमारे फार्मर्स को प्रोवाइड करती। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़। अब ये भी गवर्नमेंट जो है काफ़ी एफर्ट्स ले रही है कि ट्रांसपोर्ट, नंबर 1 उन्हें बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के मोड जो है वो रीज़नेबल रेट्स पे प्रोवाइड करती। नॉट ओनली दैट बट नाउअडेज जो बैंक्स हैं वो हमारे फार्मर्स को हेल्प करती है। अगर वो अपना खुद का कोई ट्रक या टेम्पो या जो भी उनका ट्रांसपोर्टेशन का मोड है जिसको वो यूज़ करते हैं फॉर कैरिंग देयर गुड्स फ्रॉम रूरल एरियाज टू सिटीज़ और टाउन्स, तो वो उनको लोन पे देने में हेल्प करते हैं। यानी बैंक्स जो है वो फार्मर्स की सपोर्ट करते हैं इन एक्वायरिंग द लोन फॉर परचेजिंग दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल, ताकि किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। नॉट ओनली दैट बट सपोज अगर उसमें फार्मर्स रेलवे की मदद लेता है तो रेलवे डिपार्टमेंट ने भी स्पेशली फार्मर्स के लिए अलग से दैट गुड्स ट्रेन्स रहती हैं। अब उस गुड्स ट्रेन में भी अगर किसान चाहता है और करते भी हैं, जो किसान है अपने गुड्स को जब वो डिस्पैच करता है, अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करता है, तो उसके भी चार्जेस बहुत रीज़नेबल और सब्सिडाइज्ड रेट पे रहते हैं। तो ये सबसे बड़ी फैसिलिटीज़ हैं किसानों के लिए, ताकि उनको ट्रांसपोर्टेशन का भी मैक्सिमम सपोर्ट दिया जाना चाहिए। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ में हम देखते हैं नंबर 1 बैंक्स प्रोवाइड करती हैं लोन्स टू द फार्मर्स टू परचेज ट्रक्स हो या टेम्पोज हो या एनी व्हीकल एज पर देयर कन्वीनियंस।
जो व्हीकल वो परचेस करना चाहते हैं वो परचेस कर सकते हैं और फॉर दैट बैंक्स उनके लोन को सैंक्शन करती है। या जो रेलवे, इंडियन रेलवेज़ हैं, वो भी हमारे किसानों को सपोर्ट करती हैं और यू नो दैट, और उनके लिए उनसे रीजनेबल चार्जेस चार्ज करती हैं। तो उनका जो फ्रेट रेट रहता है, फेयर रहता है, वो भी काफ़ी रीजनेबल रहता है, स्पेशली फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इतने ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ जो हैं वो हमारे फार्मर्स को दिया गया है ताकि उनके ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सके। नेक्स्ट है फिक्सिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब हमने एग्रीकल्चर प्राइसिंग का चैप्टर भी देखा है बच्चों। अब उसमें भी हमने देखा है कि जो एग्रीकल्चर एरियाज़ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे किसानों को ड्यू टू अनसर्टनिटीज़ या फ्लक्चुएशन की वजह से उनको प्रॉपर प्राइस नहीं मिल पाता है, यानी उनके प्राइसेस लो मिलते हैं, मिडल मैन हैं, ब्रोकर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, बहुत सारी माल प्रैक्टिसेस यूज़ करते हैं, बहुत सारे एक्सप्लॉयट करके उनसे वो पूरे गुड्स जो है वो लो प्राइस पे परचेज कर लेते हैं। लेकिन नाउअडेज वी नो दैट कि हमारे पास है अभी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर प्राइसिंग। अभी हमारे पास कमीशन है जो एग्रीकल्चर प्राइसिंग के लिए डिसाइड करती है और किसानों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स करती है। वी नो दैट एक प्रोक्योरमेंट प्राइस है जो किसानों से उनके जितने भी आउटपुट हैं, प्रोड्यूस हैं, उनसे परचेज करती है गवर्नमेंट, और दूसरा रहता है इशू प्राइस, और वही परचेज किया हुआ गुड्स फिर एट लो प्राइस पे गवर्नमेंट, जो हमारे पुअर पीपल हैं, जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग हैं, उनको राशनिंग शॉप के थ्रू फिर वो सेल भी करती हैं। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी है, स्टैट्यूटरी मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी है। इस तरह से हमने देखा था CSCP यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, जो हमेशा किसानों से जितने भी फूड ग्रेन्स, जितना भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस परचेस करती है उसके लिए बेटर प्राइजेस उन्हें प्रोवाइड करती है, उनके लिए रेम्यूनरेटिव प्राइजेस उन्हें देती है ताकि ओवरऑल उनकी जो कॉस्ट है वो रिकवर हो जाए विथ उनके मैनेजरियल प्रॉफिट्स के साथ। तो इसके लिए फिक्सिंग द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द फार्मर्स, उन फार्मर्स के फूड ग्रेन्स के लिए प्राइसेस को, एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस को फिक्स करना, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट की क्या कंडीशन है उस पर वो डिसाइड कर लेते हैं ताकि किसानों को उनका जो रिक्वायर्ड कॉस्ट है वो रिकवर हो और रेम्यूनरेटिव वेजेस जो हैं वो भी उन्हें मिल पाए। तो इस तरह से फिक्सिंग द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो देखो किसानों को एक अच्छी प्राइस जो है जब उन्हें मिलेगी तो एटलीस्ट वो फ्यूचर में और प्लान कर सकते हैं फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन या परचेजिंग द और कैपिटल असेट्स। तो इस तरह से उनकी इकोनॉमिक पोजीशन को बढ़ाने में हेल्प करता है ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस। नेक्स्ट है 8 पॉइंट ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन। अब ये भी हमने प्रॉब्लम में देखा था क्योंकि बहुत से फार्मर्स हैं जो अभी भी ग्रेडिंग में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, या बहुत से फार्मर्स दे आर इग्नोरेंट, दे आर नॉट हैविंग नॉलेज अबाउट द ग्रेडिंग कि उनका जो प्रोडक्ट है उनकी ग्रेडिंग होनी चाहिए सो दैट ऑन द बेसिस ऑफ शेप, साइज एंड वेट they can determine the suitable price for their output। लेकिन अभी ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, उसमें गवर्नमेंट ने सेटअप किया है सेंट्रल एग्मार्क लेबोरेटरी। जब हम बोलते हैं एग्मार्क यानी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के लिए एक लेबोरेटरी उन्होंने सेटअप कर दिया, जिसका मेन ब्रांच किधर है बच्चों, नागपुर में, मेन नागपुर में है। और उसके अलावा और 22 रीजनल जो है वो एग्मार्क लैब्स हैं जिनको अलग अलग स्टेट्स में उन्होंने सेटअप किया गया है ताकि हर स्टेट में किसानों को उनकी मदद मिले। उनके पीछे मेन उनका क्राइटेरिया ये रहता है कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एनालाइज किया जाता है और उनके बेसिस पे उनकी प्राइसेस को फिक्स करने में उनकी हेल्प करते हैं, क्योंकि उनका ग्रेड फिक्स हो जाएगा, उनका स्टैंडर्ड फिक्स हो जाएगा, तो दे कैन जज द प्रॉपर प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट। तो इसके लिए गवर्नमेंट हैज़ सेटअप द सेंट्रल एग्मार्क लेबोरेटरी एट नागपुर। ये ब्लैंक आता है बच्चों।
और इसके अलावा 22 रीजनल एगमार्क लैब्स भी हैं जो हमारे ओवरऑल हमारे इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट करती हैं फॉर ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन। और इस ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन में लगभग ये देखा गया है कि इट हैज़ बीन वर्किंग यूजिंग 163 कमोडिटीज़, यानी जो ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन का ये पूरा फ्रेमिंग चलता है, फिक्स होता है, ये लगभग 163 कमोडिटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। अब ये 163 कमोडिटीज़ में क्या क्या आता है बच्चों? अब इसमें हर वैरायटी आ जाती है। कौन कौन सी वैरायटी? जैसे फूड ग्रेन्स, ऑल टाइप ऑफ फूड ग्रेन्स उसमें आ गए, फ्रूट्स उसमें आ गए, वेजिटेबल्स आ गए, स्पाइसेस आ गए, ऑयल सीड्स हैं, हमारा लाइव स्टॉक है, कैटल्स आ जाते हैं, डेयरी है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, या पोल्ट्री जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी आते हैं। यानी 163 कमोडिटीज़ हैं, उनके लिए ये स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग का पूरा प्रोसेस जो है वो फ्रेम किया गया है और उन्हें प्रॉपर एनालाइज किया जाता है, सर्वे किया जाता है, उनके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़, और उसके बाद डिसाइड किया जाता है उस प्रोडक्ट का ग्रेड या स्टैंडर्ड। और उसके बेसिस पे, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड फिक्स हुआ, उनका ग्रेड फिक्स हुआ, तो उसके बाद उनका प्राइस फिक्स करना बिकम अ वेरी इजी टास्क। और वो भी उन्हें हेल्प करते हैं कि ये किस ग्रेड का है तो उसका प्राइस क्या आपको मिलना चाहिए, तो ये उनको प्रॉपर गाइड करते हैं। तो इसके लिए ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन भी हमारे किसानों को प्रॉपर प्राइस फेच करने में, कमाने में मदद करता है, ताकि अगर किसानों के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी है, सुपीरियर है, उनका ग्रेड अच्छा है, तो एटलीस्ट दे विल गेट द बेटर प्राइसेस। नॉट ओनली दैट बट दे विल आल्सो गाइड देम, उन्हें कंसल्टेंसी सर्विसेज भी देते हैं कि किस तरह से वो अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जहाँ से वो मैक्सिमम रेवेन्यू कमा सकते हैं। तो ये ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन तो हमारे किसानों की मैक्सिमम हेल्प करता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है कोऑपरेटिव मार्केटिंग। अब कोऑपरेटिव प्रोडक्शन और कोऑपरेटिव मार्केटिंग, देखो दोनों नॉलेज दिया जाता है, क्योंकि जनरली हमने देखा था कोऑपरेटिव मार्केटिंग का भी प्रॉब्लम था, क्योंकि ज़्यादातर किसान जो है वो इंडिविजुअली अपने प्रोड्यूस को सेल करने की कोशिश करता है। लेकिन आजकल ना पूरा का पूरा चेंज आ गया है इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। स्पेशली जब हम ये पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर देखते हैं तो इसमें हमारी गवर्नमेंट का मेन एफर्ट्स ये रहता है कि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स इस एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहा है उसकी सोच को बदलना, उन्हें अपग्रेड करना विथ द लेटेस्ट टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी के साथ। और उसमें हम क्या बदलाव ला सकते हैं, क्या चेंजेस ला सकते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को कैसे हम इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं, ये मेन पर्पस रहता है। और जिसका एक और सॉल्यूशन है कोऑपरेटिव मार्केटिंग, क्योंकि बहुत से स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, अगर वो कोऑपरेटिव प्रोडक्शन करेंगे तो कोऑपरेटिव फार्मिंग भी बनेगी, ये भी एक बेस्ट रहता है। क्योंकि जब वो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि वर्किंग कैपिटल के लिए वो ज़्यादा फंड्स जो हैं वो यूज़ नहीं कर पाते हैं, उनके पास उतनी अवेलेबिलिटी नहीं रहती है। लेकिन अगर वो कोऑपरेटिव प्रोडक्शन करेंगे तो बटर नेचुरल अच्छे सीड्स भी ले पाएंगे, अच्छे फर्टिलाइजर्स भी ले पाएंगे, या ट्रैक्टर्स या थ्रैशर्स या हार्वेस्टर्स या उनके वाटर पम्प सेट्स, इरिगेशन का फैसिलिटीज़, ट्यूबवेल्स, इन सब का बेनिफिट ले पाएंगे। और ये सब चीज़ें जो है वो कोऑपरेटिव फार्मिंग से उनको ज़्यादा एडवांटेजेस देगी। ना सिर्फ कोऑपरेटिव प्रोडक्शन, लेकिन साथ साथ उनको ट्रेनिंग में ये भी सिखाया जाता है कोऑपरेटिव मार्केटिंग। मिल जाओ, यूनिटी में आ जाओ, यूनिटी हैज़ अ पावर, यूनिटी हैज़ अ स्ट्रेंथ। और जब वो मिल जाएंगे और अपना पूरा का पूरा जो उनका फूड ग्रेन्स है जब मिल के अगर वो निगोशिएट करेंगे, अगर वो मार्केट में सेल करेंगे तो उनको और अच्छा प्राइस मिलेगा। तो इस तरह से कोऑपरेटिव मार्केटिंग का भी पूरा कंसल्टेंसी जो है, पूरा गाइडेंस जो है वो हमारी गवर्नमेंट की बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस उन्हें प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है लास्ट जो 10th उनका सॉल्यूशन है वो है NIM।
यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं NIAM, यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। अब ये अगर इंस्टीट्यूशन हम देखते हैं ना बच्चों, तो ये इंस्टीट्यूशन सेटअप हुआ था 1988 में। डेट बहुत अच्छी है इसकी, डेट अगर मैं कहूँ बच्चों इतनी इजी है, तो डेट थी 8 अगस्त। इसकी डेट है 8 अगस्त 1988 को NIM को उन्होंने सेटअप किया। देखो बहुत आसान है बच्चों डेट याद करना, 8 अगस्त, 8 अगस्त, ये देख रहे हैं 288 है, 8 अगस्त, 8 को, और अगस्त भी 8th मंथ ही रहता है, और हमारा ईयर भी है 1988। बहुत इजी है, हम तो कभी नहीं भूलते हैं। तो NIM को सेटअप किया गया 8 अगस्त 1988 में। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो वर्क करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ये जो NIM है ये एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करती है, किसानों को इतना सपोर्ट करती है, उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाना, उनके फार्मर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उन्हें कंसल्टेंसी सर्विसेज देना, प्लस उसके साथ साथ उन्हें बेटर जो न्यू लेटेस्ट न्यू टेक्निक्स है, टेक्नोलॉजी है, उनसे अवेयर करवाना, उनका नॉलेज उनको प्रोवाइड करना, प्लस डिफरेंट मार्केटिंग का उनको नॉलेज देना, या डिफरेंट जो मार्केट्स हैं जैसे 1800 मार्केट्स हैं उनको उनके साथ कनेक्ट करना, एक पोर्टल बना के उनके साथ उनको कनेक्ट करके देना, ताकि वो मार्केटिंग का, कॉमर्स का भी पूरा बेनिफिट उनको दे पाए। और ये हम अलग से करने भी वाले हैं बच्चों। तो इस तरह से मैक्सिमम जो एक सपोर्ट है वो NIM देती है हमारे फार्मर्स को। तो यहाँ पे तो ये पूरे एक क्वेश्चन का एक छोटा सा पॉइंट है, फिर भी हम यहाँ पे लिखेंगे कि NIM के फंक्शंस क्या हैं। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, उसको सेटअप किया गया। कब सेटअप किया गया बच्चों? 8 अगस्त 1988। आई होप आप ये डेट कभी नहीं बोलोगे, और ये ब्लैंक में भी आती है 8 अगस्त 1988। तो ईयर जनरली आता है 1988 में NIM को सेटअप किया गया। अब इनका मेन फंक्शन क्या है? इट अंडरटेक रिसर्च टू डेवलप द बेटर मार्केटिंग फैसिलिटी, यानी किसानों के लिए कितनी बेटर मार्केटिंग फैसिलिटीज़ को हम एक्सपांड कर सकते हैं और कितने नए मार्केट्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने कहा पोर्टल बना के डिफरेंट मार्केट्स को उनको कनेक्ट करना, उनके लिए सेपरेट प्लेटफॉर्म बना देना। नॉट ओनली दैट, लेकिन कैपिटल मार्केट में भी उनके लिए सेपरेट मार्केट बना देना, ताकि वो अपने कमोडिटीज़ को डायरेक्टली अल्टीमेट बायर को सेल कर सकें। तो काफ़ी मार्केटिंग फैसिलिटीज़ के लिए वो हमेशा रिसर्च करते रहते हैं और किसानों की टाइमली हेल्प करते रहते हैं। सेकंड है, इट कंडक्ट ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स। किसानों को ट्रेन करना, अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। जो भी न्यू टेक्निक्स आते हैं, कोई भी नया मेथड आया, कोई भी नया सीड आया, फर्टिलाइज़र आया, न्यू जितने भी मार्केट्स निकलते हैं, या नए प्राइसेस के बारे में उनको नॉलेज देना है, पैकिंग के बारे में उनको नॉलेज देना है, तो जो भी उन्हें नॉलेज देना है उसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दे आर गोइंग टू कंडक्ट इट। तो ये भी हमारे फार्मर्स को काफ़ी नॉलेज देता है, अवेयर करवाता है, और अगर वो फार्मर्स ने वही सब मेथड अडॉप्ट किया तो अल्टीमेट गेन तो उनको ही मिलता है, फ़ायदा तो उनको ही मिलेगा, उनकी इनकम बढ़ेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने देखा हमारे किसान इग्नोरेंट हैं, इलिटरेट हैं, तो उन्हें लिटरेट करना, उन्हें एजुकेट करना, उन ह्यूमन रिसोर्सेज को इम्प्रूव करना, ये बहुत ज़रूरी है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो हम देखते हैं कंट्रीब्यूशन वो NIM का ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विसेज। वो किसानों को गाइड भी करता है, एडवाइस भी करता है, कंसल्टेंसी सर्विसेज भी देता है रिगार्डिंग एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो किस तरह से उनको ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन में जाना है, किस तरह से पैकिंग करना है, या कोऑपरेटिव फार्मिंग करना है, कोऑपरेटिव अगर मार्केटिंग करना है, उनके लिए भी उनको पूरा से पूरा गाइडेंस उनको दिया जाता है। तो ओवरऑल ये NIM जो है वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर्स को मार्केटिंग में मैक्सिमम सपोर्ट करता है। तो इस तरह से हमने देखा 10 प्रॉब्लम्स डिस्कस किए, तो उन्हीं 10 प्रॉब्लम्स के लिए 10 सॉल्यूशन हमने देखा।
पहला देखा हमने रेगुलेटेड मार्केट्स जो है वो उनके लिए प्रोवाइड किया गया, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे इजीली फार्मर्स आके अपने प्रोड्यूस को सेल कर सकते हैं, एज वेल एज उन्हें वेयर हाउसिंग और स्टोरेज की फैसिलिटीज़ भी मिलेगी। दूसरा हमने देखा डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग और इंस्पेक्शन है, ये भी उन्हें काफ़ी गाइड करते हैं और उनके क्वालिटीज़ को इंस्पेक्ट करके उन्हें स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग में हेल्प कर देता है। थर्ड हमने देखा कमोडिटीज़ बोर्ड है, जो स्पेशली फार्मर्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद करता है, उनके मार्केटिंग स्किल्स को बढ़ाने में उनकी हेल्प कर देता है, उनके लिए काफ़ी जो है ग्रेडिंग और पैकिंग में हेल्प कर देता है। देन क्रेडिट फैसिलिटीज़, इनमें कमर्शियल बैंक्स हो, आरआरबी बैंक्स हो, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हो, ये हमारे मार्जिनल फार्मर्स और स्मॉल फार्मर्स को मैक्सिमम क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, वो भी एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। देन वेयर हाउसिंग की फैसिलिटीज़, यानी हम देखते हैं सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन CWC या SWC, यानी स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, जो हमारे किसानों को सस्ते प्राइस में गोडाउंस, रूरल गोडाउंस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ वो भी गवर्नमेंट रीजनेबल प्राइस पे उनको प्रोवाइड करती है। बिसाइड विद दैट बैंक्स भी प्रोवाइड करती है लोन्स टू द फार्मर टू परचेज आइदर ट्रक या टेम्पो या एनी व्हीकल जो उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़फुल हो। या हमारा इंडियन रेलवे जो है वो भी हमारे किसानों को जो है वो रेलवे सर्विसेज प्रोवाइड करता है एट रीजनेबल चार्जेस। और इसके अलावा CACP जो है, दैट इज़ कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, जो हमारे किसानों के प्रोड्यूस का मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स करता है ताकि किसानों को एप्रोप्रिएट प्राइस मिले, रेम्यूनरेटिव प्राइस मिले, ताकि वो आगे के प्रोडक्शन को कंटिन्यू कर पाएँ। देन ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन, जिसमें सेंट्रल एगमार्क लेबोरेटरी है, कहाँ पे लोकेटेड है? फर्स्ट वन नागपुर, और उसके अलावा 22 रीजनल एगमार्क लैब्स भी हैं जो हमारे ओवरऑल हर स्टेट में हमारे किसानों की मदद करते हैं। और इसमें कवर होता है 163 कमोडिटीज़, जैसे फूड ग्रेन्स कहा, फ्रूट्स कहा, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, ऑयल सीड्स, लाइव स्टॉक, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। देन कोऑपरेटिव मार्केटिंग का भी पूरा का पूरा नॉलेज, चाहे वो कोऑपरेटिव प्रोडक्शन हो, कोऑपरेटिव मार्केटिंग हो, जिससे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज़ NIM, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, जो एक ऑटोनॉमस बॉडी है। और कब ये सेटअप किया गया? 8 अगस्त 1988 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। और ये सपोर्ट करता है किसानों को उनकी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, उनके वर्किंग नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उन्हें शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करने में मदद करता है, उन्हें कंसल्टेंसी सर्विसेज देता है, प्लस उनके स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग में उनकी मदद करता है, और उसके अलावा उनको एक्सपोर्ट करने में भी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो ओवरऑल NIM भी उन्हें काफ़ी मदद करता है। तो ये है ऑल दीज 10 मेजर्स दैट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ आवर इंडिया to improve the agriculture marketing for our farmers। ओके बच्चों, तो इन 10 में से फिर से मैं कहूँगी एनी 8 मेजर्स आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो। एनी 8, सब 10 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और जिस तरह से मैंने ये पूरा आपके साथ डिस्कस किया, इन द सेम वे आई हैव प्रोवाइडेड इन माई नोट्स इन अ वेरी वेरी ईजी वे। So yes, my dear students, if you like this video, you can share with your maximum friends. And if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.